हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको एक टॉपिक कंटिन्यू करवा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम था बैक। बेटा जी, बैक बॉन्डिंग के अब तक मैं आपको दो पार्ट्स दे चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ बैक बॉन्डिंग और इसका जो कंसेप्ट था कहाँ से अराइज हुआ है, कहाँ से हम बैक बॉन्डिंग का ओरिजिन देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स में। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था सेकंड में इसके टाइप्स और कुछ इसके एग्जांपल्स। तो बेटा जी, अब तक हमने दो वीडियो आपको दे दी है। आज मैं आपको इसका थर्ड पार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो थर्ड पार्ट हमारे पास रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। मीन्स बैक बॉन्डिंग को हम केमिस्ट्री में किन कंसेप्ट्स में अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास मैंने आपको यहाँ पे 8 एप्लीकेशंस करवानी है। 4 करवाऊंगा आपको इस वीडियो में और 4 करवाऊंगा आपको इससे अगले पार्ट में। तो बेटा जी, सबसे पहले वही सेम एंड जो चीज़ मैं पहले कहता रहा हूँ, जो भी बच्चे इसी लेक्चर से हमसे जुड़ रहे हैं, तो बेटा जी दोनों वीडियोज़ के जो लिंक है, पहली वाली पार्ट 1 और पार्ट 2, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो पहले आप प्रॉपर वे में उनसे उस वीडियो को देखते हुए आप थर्ड वीडियो पे आए, थर्ड पार्ट पे आए, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा बेटर वे में होगी। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है बॉन्ड ऑर्डर। सबसे बेसिक एंड फर्स्ट एप्लीकेशन इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा जी, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब आप सबको पता होगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये चीज़ें हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। मीन्स कितनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर बिटवीन द एटम्स, उसे बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको जब बैक बॉन्डिंग की शुरुआत की थी तो उसमें एक लाइन मैंने आपको प्रॉपर वे में अंडरलाइन करके करवाई थी कि बैक बॉन्डिंग क्या है। एक पार्शियली कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। ये कैसी बॉन्ड है? पार्शियली कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होती है हमारे पास बैक बॉन्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया था BF3 का एग्जाम्पल की शुरुआत मैंने इसी एग्जाम्पल से की थी। इसी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल को मैं फॉलोअप करता चला जाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, यहाँ आपके पास लोन पेयर थे, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए थे, इसने इसको पार्शली कोऑर्डिनेट किया था। तो ये सारी बातें लेक्चर फर्स्ट से ही हम कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये समझ में आया कि पहले जो बॉन्ड ऑर्डर BF बॉन्ड के अंदर वो इक्वल टू 1 था। जो पहला जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास था BF बॉन्ड में, वो इक्वल टू 1 था। बट बैक बॉन्डिंग के कारण इनके बीच में पार्शली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। मैं आपको साफ साफ समझा रहा हूं। कहता है कि बैक बॉन्डिंग के कारण हमारे सामने क्या आया? एक पार्शियली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। पार्शियली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं थी। ये सारी बातें मैं फर्स्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं थी, ये पार्शियली बॉन्ड है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हुआ। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। तो ये अब तक का निष्कर्ष है। बैक बॉन्डिंग जब भी बढ़ेगी, जब भी होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ये बात आपको समझाई जा रही है कि बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको बता दी है कि बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, पार्शियली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बढ़ेगा। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात करता हूँ। बिल्कुल बेसिक थी, इसमें ज़्यादा कुछ बात करने का था नहीं। अगर मैं बात करूँ सेकंड की, सेकंड है बॉन्ड लेंथ। इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार दिखते हैं हमारे को। बॉन्ड लेंथ अभी कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये बात मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये भी पढ़ चुका हूँ। ये बात भी मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुका हूँ कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी। बॉन्ड ऑर्डर बेटा जी नहीं पता। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड से।
बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड से। ये कहता है कि जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगी, सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स इंक्रीज होती हैं, तो इसका मतलब हुआ कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस इंक्रीज होंगे। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े। जब अट्रैक्शंस बढ़ेंगी तो एटम्स पास पास होंगे। देखो, दो एटम्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स बढ़ रही हैं, बॉन्ड्स इंक्रीज हो रही हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रही हैं, तो अट्रैक्शंस बढ़ रहा है। और अट्रैक्शंस बढ़ेगा तो एटम्स पास पास आएंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। तो इट मीन्स जब हम बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करते थे, हम वहाँ भी डिस्कस करते थे कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ये रिलेशन हमारे सामने आता है बैक बॉन्डिंग से। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि जब बैक बॉन्डिंग होती है, जब बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये सेम कंसेप्ट फॉलो अप होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये दोनों कंसेप्ट पहले दो इसी में कवर हो गए हैं। आगे देखें, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। इस एग्जांपल के बाद आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। मैंने मान लो एग्जांपल लिया BF3, मैंने एग्जांपल लिया BF4 नेगेटिव। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि बैक बॉन्डिंग, PB मतलब बैक बॉन्डिंग, कि बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रही है। बैक बॉन्डिंग 1 में हो रही है या 2 में हो रही है? आप देखते ही बताओगे कि बैक बॉन्डिंग 1 में हो रही है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, चलो हम इसका आंसर 1 ही लिखते हैं कि बैक बॉन्डिंग 1 में हो रही है। यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, क्योंकि इसमें वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। क्योंकि और यहाँ आपके पास जो डेफिशिएंसी थी वो यहाँ है ही नहीं, यहाँ डेफिशिएंसी है, वेकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर है। ये कंसेप्ट देखते समझ में आ रहा है कि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर है बेटा? अब बैक बॉन्डिंग होती है तो बैक बॉन्डिंग के बाद जब बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा? बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा 1 का, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 का ज़्यादा हुआ। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ बॉन्ड लेंथ को, तो बॉन्ड लेंथ अब 2 की ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने बताया ना बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बेटा जी आसान सा एग्जांपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, बस आपने बॉन्ड बैक बॉन्डिंग देखना है। बैक बॉन्डिंग है तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी। बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा? तो अब तक समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करके मुझे अपने आंसर पे देना है। तो वो क्वेश्चन आपके सामने क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग cases the observed bond length is not equal to theoretical bond length? मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। सब कुछ आपने किया हुआ है, देखो जी। अब कहता है कि क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि हमने बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व की। एक बॉन्ड लेंथ थ्योरी के अकॉर्डिंग थी, एक एक्सपेरिमेंटल थी। तो आपने ये बताना है कि कहाँ बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, किस केस में दोनों में डिफरेंस आ रहा है। आपने वीडियो को पॉज करना है एंड अगेन आपने इसको ट्राई करना है और आंसर देना है, और फिर आंसर मैच करना है। ठीक है बेटा? उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा, और अब आंसर मैच करते हैं कि आपका और मेरा क्या क्या आंसर आया। सबसे पहले यहाँ बैक बॉन्डिंग को आप देखोगे कि बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रही है। बैक बॉन्डिंग ए में, बी में, सी में या डी में? ए में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, क्रॉस। बी में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, क्रॉस। सी में बैक बॉन्डिंग हो रही है, टिक। डी में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, क्रॉस। ये सारे एग्जांपल्स मैंने करवा चुका हूँ सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में इन द सेंस
तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड पे आए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो अब देखते हैं बेटा इसमें आगे। मैंने अभी आपको बताया OCl2 में बैक बॉन्डिंग हो रही है। OCl2 में बैक बॉन्डिंग बिल्कुल हो रही है। अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो मैंने आपको बताया था जब भी बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यही हमारा कंसेप्ट था कि जब भी हम, वैसे तो थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थ्योरी के अकॉर्डिंग OCl2 OCH3 CH2 इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा सेम जो दिख रहा है उसमें आपको लगना चाहिए भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसा कुछ वैसा कुछ, जो भी आप कंसेप्ट लगाते कि दो ही बॉन्ड हैं, दो ही लोन पेयर हैं। बट हम जब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का रीजन क्या है कि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर है बेटा? आई थिंक अच्छा लगा होगा आपको सभी को एक कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसको कर भी रहे होंगे। तो बेटा जी अब तक मेरी दो प्रॉपर्टीज डिस्कस हो चुकी हैं एप्लीकेशन, एक बॉन्ड ऑर्डर की और एक बॉन्ड लेंथ की। तो इसके साथ अब मैं थर्ड टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ, थर्ड एप्लीकेशन पे मूव कर रहा हूँ। थर्ड एप्लीकेशन मेरे पास क्या है? थर्ड एप्लीकेशन आप लिखेंगे शेप हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल। ये सब बातें लगभग हम एक ही टॉपिक में कवर कर लेंगे, इसलिए मैंने एक ही नाम दिया सभी को। लेकिन इसको करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बॉन्ड एंगल वगैरह देखेंगे, यहाँ पे पहले हाइब्रिडाइजेशन जैसे देख रहा हूं मैं, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारी जो बैक बॉन्डिंग है वो सेंट्रल एटम टू साइड एटम जा रही है या साइड एटम टू सेंट्रल एटम जा रही है। CA मतलब सेंट्रल एटम, SA मतलब साइड एटम। मैं दोनों का एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था BF3 का। F यहाँ पे लोन पेयर दे रहा था, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल थे, ये एरो ऐसा है। आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, जो ये केस है बैक बॉन्डिंग का वो है साइड एटम टू सेंट्रल एटम। वो कैसा केस है? साइड एटम टू सेंट्रल एटम, क्योंकि F यहाँ से साइड एटम है, बोरोन यहाँ सेंट्रल एटम है। F2 बोरोन, यानी कि F2 बोरोन के बीच में क्या हो रही है? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि साइड एटम से सेंट्रल एटम पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। क्लियर है बेटा? अब मैं सेंट्रल एटम टू साइड एटम की बात करता हूं। जैसे मान लो ओ, सॉरी ये तो दिखाएगा नहीं, ऐसा ही लिखते हैं SiH3 वोल्ट वाइज। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास 3D खाली है। यहाँ 2p में लोन पेयर है और 3D यहाँ खाली है। तो अब क्या हो रहा है? इसमें n का एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, n बहुत से एग्जाम्पल हैं। इसमें भी वही 2p में लोन पेयर है और 3D खाली है। इसमें 2p में लोन पेयर है, 3D खाली है। यहाँ भी 2p में लोन पेयर है, 3D खाली है। कितने भी एग्जाम्पल ले लो, मेरा कहने का मतलब क्या है, अब जो ये केस आपके सामने आ रहा है ना, ये केस जो आपके सामने आ रहा है वो सेंट्रल एटम टू साइड एटम है। यहाँ सेंट्रल एटम से साइड एटम के अंदर ये चीज जा रही है। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अब उनको मैं समझाता हूँ। तो ये आप पहले लिखेंगे, इसको पहले आप देखेंगे। दोनों को लिखने के बाद मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, देखेंगे आप इन दोनों को। होगा क्या, जब भी साइड एटम टू हम सेंट्रल एटम जा रहे हैं या सेंट्रल एटम टू हम साइड एटम जा रहे हैं, दोनों का एग्जांपल मैं दोबारा लिख देता हूं। ये BF3 लिया, साइड एटम से सेंट्रल एटम। ये एग्जांपल मैंने लिया, ये सेंट्रल एटम टू साइड एटम, जो पीछे मैंने भी समझाया है आपको। अब आप देखोगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp2 था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। बट यहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो था पहले sp3 था, लेकिन इसमें चेंज हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, चेंज इन
हाइब्रिडाइजेशन वो अब sp2 हो गया। उसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि समझ में आया आपको। बाकी मैं तो रीजन दूंगा ही। क्यों हुआ sp3 से sp2? sp3 से sp2 क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो लोन पेयर था, इस चीज को मैं लिख नहीं रहा, समझ लेंगे आप। पहले जो लोन पेयर था वो फ्री था। यहाँ लोन पेयर क्या था? फ्री था। यहाँ दो लोन पेयर थे इसके पास। लेकिन अब बाद में क्या हुआ? बैक बॉन्डिंग के बाद में ये sp2 क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक लोन पेयर बाइंड हो गया किसमें? बैक बॉन्डिंग में। अब वो दो लोन पेयर नहीं है, अब वो दो फ्री लोन पेयर नहीं है, अब वो एक बैक बॉन्डिंग में पैक हो गया है, बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए इसीलिए अब sp3 से sp2 हो गया। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत काम की बात मैं समझा रहा हूं आपको। ये कहता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो गई है क्योंकि इसका एक लोन पेयर, इसको आप लिख लें, बिकॉज बैक बॉन्डिंग के कारण, इसको आप लिखना चाहें लिख लें, बिकॉज बैक बॉन्डिंग के कारण इसका एक लोन पेयर बाइंड हो गया है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब कहोगे जी इससे हुआ क्या, इतनी हम क्यों रामायण कर रहे हैं, क्यों इतनी कहानी बना रहे हैं? क्योंकि sp3 में और sp2 में दोनों में क्या बदलाव हुआ? बहुत बड़ी कहानी बदल गई है एक बैक बॉन्डिंग होने से। हुआ क्या? यहां आप परसेंटेज एस करेक्टर देखोगे, ये आपने पढ़ा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ 25% है, यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर आपके पास ऑलमोस्ट हम 33 ले लेते हैं, पॉइंट की बात ही नहीं करते, मेन बात करते हैं। यहाँ 25% है, यहाँ 33% है। तो यानी कि बैक बॉन्डिंग के कारण, बैक बॉन्डिंग के कारण परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो गया। और आपने पढ़ा है, इस चीज को आप नोट करके देखेंगे, आपने पढ़ा है जब भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, पहला रिलेशन मैंने आपको यहां से ये दिया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगी। ये तो मेरा फर्स्ट रिलेशन था। अब समझाया, बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग होने से परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। परसेंटेज एस करेक्टर जब भी बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। मेरी रिलेशन को देखते जाना, बैक बॉन्डिंग हो रही है, एस करेक्टर बढ़ रहा है, एस करेक्टर से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। ये सारे केमिकल बॉन्डिंग के रिलेशन है जो मैं अब यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे। और बॉन्ड लेंथ कम हो रही है बेटा जी, ये चीज आपको समझा रहा हूँ। बैक बॉन्डिंग जब जब होगी परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, उसका मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी आपको जबरदस्त तरीके से। बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। ये चीज आपको समझाई जा रही है। क्लियर है बेटा? ये दो रिलेशन बहुत एग्जाम्स में काम आएंगे आपको, इसको दोनों को नोट डाउन कर लें आप। अब मैं इसके अंदर चलो एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। मैं एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए NCS3, किसी भी एग्जाम्पल को उठा लो आप, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछे, पहले तो आप देखोगे बैक बॉन्डिंग का हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है बी में, ए में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा बी का ज्यादा, आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ ले, बॉन्ड लेंथ ए की ज्यादा, उससे आपसे बॉन्ड एंगल पूछ ले, बॉन्ड एंगल ऑब्वियस है, बॉन्ड एंगल पूछे, परसेंटेज एस पूछे, वो किसकी ज्यादा होगी? जहां पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो वो बी में ज्यादा। कुछ भी पूछ ले, जो भी रिलेशन मैंने आपको दिए हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, परसेंटेज एस, कुछ भी पूछ ले, ये सारी चीज आपके सामने है। क्लियर है बेटा? चलो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। कई बार फ्लो में आते हैं तो कई बार लगता है कि चलो और पढ़ा दिया जाए, और पढ़ा दिया जाए, तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। मान लो हम
ये कुछ भी एंगल दे दिया आपको, मैंने कुछ भी क्वेश्चन बना दिया, ये अल्फा दे दिया, ये बीटा दे दिया, आपसे पूछ लिया जाए अल्फा और बीटा में कौन सा ज़्यादा होगा एंगल, तो सीधी सी बात है। अब यहाँ बैक बॉन्डिंग देखोगे, बैक बॉन्डिंग आपको समझ में आ रही है, इसमें ज़्यादा, तो बात ही खत्म। कुछ भी लगा दिया यहाँ मैंने, ABCD कुछ भी लगा दिया, बस आपको यहाँ ये चीज़ देखनी है, बस बात खत्म होगी। चलो बेटा जी आगे चलते हैं, टॉपिक को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, अब चलते हैं फोर्थ एप्लीकेशन पे, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा जी इसको शुरू करने से पहले 2 मिनट में लूँगा आपके। आपने ये तो देख लिया होगा, जो बच्चा शुरू से हमारे से कनेक्टेड है, हर टॉपिक को सीरियसली देख रहा है, समझ रहा है, तो ये तो समझ में उसको आया होगा कि लेबर की जा रही है, बच्चे के ऊपर मेहनत की जा रही है और अच्छी चीज़ें छांट के, अच्छी चीज़ें, अच्छे कंसेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। बस मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, इतनी बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, बस इतनी सी बात, उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं। ठीक है बेटा, ये आप ज़रूर से ज़रूर उम्मीद करता हूँ करेंगे। बात करते हैं कि लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करके एग्जांपल देके बताता हूँ। BF3, BCl3, BBr3, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये आज की लास्ट एप्लीकेशन है। अब इसमें मैं कहूँगा कि लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके बताना है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, मैंने आपको, अभी टॉपिक चल रहा है हमारा बैक बॉन्डिंग का, यहीं से क्लियर करता हूँ चलता हूँ। मैंने आपको बताया बैक बॉन्डिंग, मैं कहा जब भी बैक बॉन्डिंग होती है, जब भी बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग होगी, होगा क्या, एटम्स के बीच में, यानी कि जो बॉन्ड है उसके बीच में क्या होगा, पार्शियली बॉन्ड बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, पार्शियली बॉन्ड बनता है, पार्शियली कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनता है। पहले लेक्चर से यही बात बोल रहा हूँ कि बैक बॉन्डिंग मतलब पार्शियली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया आपके सामने, क्लियर है। और लुईस एसिड्स होते क्या हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करते थे, हम बात करते थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। लुईस एसिड्स क्या है, अगर हम लुईस एसिड्स को डिफाइन करें तो लुईस एसिड्स क्या होते हैं, ऑब्वियस है कि वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग किसी भी एटम से लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, यही तो हम डिफाइन करते हैं ना, डेफिशिएंसी है और वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अगर मान लो जैसे BF3 की मैं बात करूं, बोरोन के पास डेफिशिएंसी थी तो इसको इसने लोन पेयर दे दी कि कुछ, इसकी डेफिशिएंसी कम होगी ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप समझेंगे। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि जब भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग मतलब पार्शियली बॉन्ड बन रहा है, यानी कि बोरोन के बीच में, BF बॉन्ड के बीच में एक पार्शियली बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये होता है कि बोरोन की अब लोन पेयर की रिक्वायरमेंट्स, लोन पेयर की रिक्वायरमेंट्स कम हो रही हैं। कहने का मतलब क्या है कि अब वो सराउंडिंग से लोन पेयर के लिए भागेगा नहीं, उसको घर में ही वो जरूरत पूरी हो रही है, घर से ही, चाहे कम, चाहे कम, लेकिन घर घर होता है, उसकी जरूरत घर से ही पूरी हो रही है, वो अब नहीं भागेगा। यानी कि उसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है। बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, यही बात आपको समझा रहा हूं। अब तक की बात मेरी समझ में आ गई। अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, उसको मैं बताते हुए आज के लेक्चर को ख़त्म करूंगा। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा था फर्स्ट। अब बैक बॉन्डिंग कहाँ कहाँ हो रही है, बैक बॉन्डिंग यहाँ हो रही है, बैक बॉन्डिंग यहाँ हो रही है, बैक बॉन्डिंग यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्बिटल में चला गया, सॉरी पीरियड में चला गया। आ रही है मेरी बात समझ में। तो अब अगर मैं लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर मैं लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो 3 की तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, इसको तो आप काटा मार दो, बात खत्म, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड में सबसे ज़्यादा। अब कंपेयर करेंगे इन दो को,
बेटा जी जिसने अब तक का कंसेप्ट प्रॉपर समझा, वो समझ में आ गया उसको 2 और 1, 3 2 1 ये आंसर आएगा। लगाओ दिमाग। बैक बॉन्डिंग जरूर दोनों में है, पर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग 1 में ज्यादा है 2 से, क्योंकि 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साइज छोटा, ये ज्यादा डोनेट करेगा। 2p पाई 2p पाई, साइज छोटा है, समझा चुका हूं। और यहां हमारे पास क्या था, इसमें 3p और 2p इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये 3p पाई 2p पाई की तरफ जा रही है। तो ये बात मैं टाइप्स में बता चुका हूं लेक्चर 2 में। तो यानी कि अगर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, इसको प्रॉपर लिख लें 2, ये 2 है, यानी कि इसको 3 2 1। मतलब क्या है बात का, कि जहां बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, लेकिन वो भी हमने कंपेयर कर लिया एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग से, जो मैं बता चुका हूं आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से। जहां ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी तो वहां पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो उतनी उसको रिक्वायरमेंट कम है। ये बात अब तक समझ में आ गई है। एट लास्ट आज का लेक्चर भी मैं यहाँ तक रखूंगा। बाकी जिस बच्चे ने अब तक मुझे झेला है, अब तक इस वीडियो को बोरिंग सा लेक्चर लगा होगा, फिर भी समझ में मानता हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर आया होगा आपको। तो बेटा जी सबसे रिक्वेस्ट है, अगेन वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जो लेजेंड्स हैं अब तक मुझे पूरी वीडियो को झेलते हैं, पूरी वीडियो को देखते हैं, तो एक्चुअली लेजेंड्स हैं, उन्हें एक्चुअली कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।